यूआरओ, जिसका हम अध्याय 2 नगर पालिका का गठन एवं शासन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें धारा जो अध्याय 2 है, इसमें जो धारा है वो 3 से 50 तक है, ये ध्यान रखें। तो अध्याय 2 का नाम है नगर पालिका गठन एवं शासन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। अभी तक हम 22 धाराओं का अध्ययन कर चुके हैं, आज हम 23 से आगे अध्ययन करेंगे। तो एक एक धारा का 360 डिग्री विश्लेषण करेंगे। तो आज की धारा 23 क्या कहती है? यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर प्रतिबंध। यानी धारा 23 ये कहती है कि जब आप नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप यान, ध्वनि विस्तारक यानी जो साउंड वाले उपकरण इक्विपमेंट होते हैं वो आदि पे प्रतिबंध है, यानी आप चुनाव में इनका प्रयोग नहीं कर सकते। ये धारा 23 कहती है। और धारा 23 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अब ये प्रतिबंध किसने लगाया हुआ है? तो राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका के निर्वाचन के लिए अधिसूचना, ध्यान रखें एक एक शब्द का, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कब से ये प्रतिबंध लगता है? तो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने तक, यानी जब तक आपका जो निर्वाचन है उसका अंतिम परिणाम नहीं आता, अंतिम परिणाम, जब तक आपका अंतिम परिणाम नहीं आएगा, यानी कौन विजेता रहा और कौन चुनाव हार गया, तब तक की कालावधि के दौरान किसी भी उम्मीदवार, ध्यान रखें उम्मीदवार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता, यानी अभिकर्ता का मतलब है उसके रिश्तेदार हो, चाहे उसके कार्यकर्ता हो, अभिकर्ता प्रतिनिधि द्वारा यानों या ध्वनि विस्तारकों के उपयोग, कट आउटों, होल्डिंग्स, ये ध्यान रखें, कट आउटों, होल्डिंग पर भी प्रतिबंध है, पोस्टर पर भी प्रतिबंध है और बैनर का भी प्रतिबंध, ध्यान रखें, इतों का प्रतिबंध है। यान का प्रतिबंध है, ध्वनि विस्तारकों का प्रतिबंध है, कटआउट का प्रतिबंध है, होल्डिंग का प्रतिबंध है, पोस्टरों का प्रतिबंध है और बैनरों का प्रतिबंध है कि प्रदर्शन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जा सकेगा। ये धारा 23। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट है कि प्रतिबंध कहां से कहां तक रहेगा, यानी प्रतिबंध की जो अवधि है, प्रतिबंध की जो अवधि है, अवधि वो कहां से कहां तक होगी। तो ध्यान रखें, निर्वाचन के लिए जो अधिसूचना के प्रकाशन की जो तारीख होती है, वहां से निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण समाप्त होने तक की कालावधि, यानी जिस दिन इलेक्शन की डेट घोषित होती है, सीधी भाषा में बोले तो इलेक्शन की डेट जिस दिन घोषित हुई वहां से लेकर जहां तक इलेक्शन संपूर्ण नहीं होते और जो उम्मीदवार है उनको विजेता घोषित नहीं कर दिया जाता, यानी इलेक्शन के जो वोट काउंट होंगे, वोट काउंट के बाद विजेता को घोषित किया जाएगा और जब विजेता घोषित होगा तब तक ध्वनि, ये धारा 23 है, इसमें जो प्रतिबंध है ये बने रहेंगे। अब यदि इसका उल्लंघन करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, उल्लंघन पर अब इसकी क्या दोष सिद्धि होगी, यानी क्या सजा है? एक तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना, ये जुर्माना याद रखें, यहां से प्रश्न जरूर बनेंगे। 5,000 रुपए का जुर्माना तथा आदेश की तारीख से, यानी जब अधिसूचना जारी हुई, जब दोषी सिद्ध, आदेश की तारीख मतलब ये है कि जिस दिन दोषी ठहराया गया वहां से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य, वेरी इंपॉर्टेंट। या तो 5,000 का जुर्माना होगा या जिस दिन दोषी ठहराया गया वहां से 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ेगा। ये धारा 23 में इसका दंड का प्रावधान है। यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर प्रतिबंध का यदि उल्लंघन करते हैं तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के अयोग्य, वेरी इंपॉर्टेंट। अगली धारा, धारा 24, सदस्यों के लिए साधारण अयोग्यता नियत है, यानी कौन कौन से सदस्य हैं जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये धारा 24 में।
यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अदमता से किसी अपराध के लिए या किसी भी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और 6 माह से अधिक के कारावास से किया गया हो वो, तो पहली अयोग्यता ध्यान रखें। यानी कोई भी न्यायालय, सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अदमता के कारण अपराध किया हो या उसको दोषी ठहराया गया हो, 6 माह से अधिक का कारावास हुआ हो, ये ध्यान रखें। कारावास हो 6 माह से अधिक का होना चाहिए, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया हो, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि वह इस अधिनियम की धारा 245 यानी नगर पालिका अधिनियम 2009 की जो धारा 245 है उसके अधीन किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो तो चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि उसके विरुद्ध 5 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोप कर दिया गया हो या विचाराधीन हो, ये भी ध्यान रखें। यदि उसने कुछ ऐसा अपराध किया है जिस अपराध की सजा 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक का कारावास है, या तो कारावास हो चुका हो या विचाराधीन हो, ये ध्यान रखें, तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि वह अपमिश्रण निरावरण अधिनियम 1954, ये अधिनियम ध्यान रखें, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, अपमिश्रण निरावरण अधिनियम 1954 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन भी यदि दोषी ठहराया गया हो तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। दुराचार के कारण पदस्थ बर्खास्त, यानी उसने ऐसा कोई दुराचरण किया है, यानी अपना पद का दुरुपयोग किया है जिसके कारण वो बर्खास्त कर दिया गया है या उसे हटा दिया गया हो, तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि वो ऐसे पेशेवर व्यवसायी रह चुका है, पेशेवर व्यवसायी जिससे किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा इस रूप में व्यवसाय करने से वंचित कर दिया गया हो, यानी ऐसा कोई व्यापार, पेशेवर व्यापार जिसमें यदि वो कर रहा है और वो गैर कानूनी व्यापार है और उसको उसमें दोषी ठहराया गया हो किसी अधिकारी के द्वारा और उस व्यापार को करने से मना कर दिया गया हो, तो वो भी ये चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि वो नगर पालिका की प्रधान शक्तियां व्यवस्था के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लाभ का पद धारण यानी नगर पालिका में उसको शक्ति प्रदान की गई है कोई काम के लिए, या नगर पालिका में कोई लाभ का पद धारण कर रखा है उसने, या आरोप वंचित कर दिया है, या विचाराधीन हो, यानी इसके ऊपर आरोप हो, किसी ने आरोप लगाया हो कि भाई ये नगर पालिका के अंतर्गत इसको शक्ति प्रदान है, जब वो चुनाव लड़ रहा है तो कोई गया कि आप इसको चुनाव कैसे लड़ने दे रहे हो, क्योंकि इसका या तो इसको शक्ति प्रदान कर रखी है या कोई पद का लाभ धारण कर रखा हो, आरोप हो, ध्यान रखें, आरोप हो या उसे वंचित कर दिया गया हो या विचाराधीन हो, तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। आगे, यदि वह नगर पालिका के उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरते समय ऐसी नगर पालिका की ओर से वेतनिक विधि, ध्यान रखें, व्यवसाय के रूप में नियुक्त किया गया हो, यानी नगर पालिका की ओर से, यानी नगर पालिका की ओर से उसको कोई वेतन मिल रहा हो, क्या मिल रहा हो, वेतन, वेतन के रूप में वो व्यवसाय के रूप में काम कर रहा हो। ऐसे बहुत सारे नगर पालिका के काम होते हैं जो व्यवसाय के रूप में लोगों द्वारा किया जाता है और उसका जो वेतन है, सैलरी है, वो नगर पालिका द्वारा प्रदान की जाती है। या किसी न्यायालय में ऐसी नगर पालिका के विरुद्ध वकील के रूप में पैरवी कर रहा हो, यानी नगर पालिका का कोई केस चल रहा है न्यायालय में और वहां वो वकील के रूप में हो, या उस अवधि के दौरान जिसके लिए वो निर्वाचित हुआ है ऐसी नगर पालिका के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजन स्वीकार करता हो। यानी ये आगे कह रहा है कि उस अवधि के दौरान वो निर्वाचित हुआ है, ऐसी नगर पालिका के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में, विधि यानी कानून के अंतर्गत व्यवसायी के रूप में नियोजन स्वीकार करता हो, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि उसके दो से, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, यदि उसे 2 से अधिक संतान हो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। 2 से अधिक संतान है, कोई व्यक्ति 2 से अधिक संतान है तब निहित नहीं होगा जब कि 27 नवंबर 1995
को रही उसकी संतानों की संख्या में वृद्धि नहीं होती। यानी 27 नवंबर 1995 जो ये डेट है, ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। 27 नवंबर 1995, इससे पहले यदि 2 से अधिक संतान है तो चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। 27 नवंबर 1995 से पहले यदि 2 से अधिक संतान है तो वो योग्य है, और यदि बाद में उसकी 2 से अधिक संतान है तो अयोग्य है। ये डेट ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। अब आगे, परवस्था से जन्मी हुई संतानों की किसी भी संख्या को एक ही माना जाएगा, ये ध्यान रखें। यदि ये कह रहा है, ये जो लाइन कह रही है इंपॉर्टेंट है, ये कह रही है कि मान लो परवस्था यानी डिलीवरी के समय 2 संतान एक साथ जन्मी हुई है, यानी जुड़वा संतानें जन्मी है, जुड़वा, तो उसको एक माना जाएगा, एक ही माना जाएगा, ये ध्यान रखें। परवस्था से जन्मी हुई संतानों की किसी भी संख्या को एक ही माना जाएगा, और दत्तक को दी गई किसी संतानों की संख्या की गणना करते समय प्रवर्जित नहीं किया जाएगा। यानी कोई चुनाव लड़ना चाहता है और उसकी हार्दिक इच्छा है कि वो नगर पालिका चुनाव लड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई चुनाव लड़ना चाहता है और मान लीजिए कि उसकी पहले परवस्था हुआ, फर्स्ट टाइम 2 संतानें हुई, 2 संतानें, और मान लो ये दोनों जुड़वा हुई, तो अब ये 2 संतान है, इसको एक माना जाएगा, एक यूनिट, एक ही माना जाएगा। एक तो ये कह रहा है। फिर दूसरी बार परवस्था हुआ और उसमें एक संतान हुई, तो इसको भी एक यूनिट माना जाएगा। अब ये 2 संतान हो गई, ऐसे 3 काउंट होगी। और तीसरी बार परवस्था हुआ और उसकी एक संतान और हो गई, संतान, एक यूनिट। अब ये टोटल 3 संतान हो गई। अभी जो 3 संतान है, तो अब ये 3 होते ही अयोग्य है। ऐसे कितनी होगी? 4 संतान। यूनिट 3 है, ऐसे 4 संतान होगी। मगर ये जो 2 संतान एक साथ जुड़वा होने के कारण इसको एक ही माना गया। अब जैसे 3 हो गई, ये अयोग्य हो गया। अब यदि इसको चुनाव लड़ना है तो ये क्या करेगा, एक संतान है तो किसी को गोद दे देगा, चाहे अपने बड़े भाई को दे या अपने रिश्तेदारों को दे। तो जैसे ही अपने बड़े भाई या रिश्तेदारों को दे दी या छोटे भाई को दे दी, किसी को भी वॉटेवर, तो उसके बाद इसकी संतानों की जो संख्या वो 2 हो जाएगी, 2 संतान, और ये चुनाव के लिए योग्य हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये कह रही है कि आपकी यदि एक साथ 2 संतान हुई है जुड़वा, तो उसको एक माना जाएगा। उसके बाद मान लो एक संतान होती है, ऐसे 3 दिखने में 3 होगी, वो काउंट 2 होगी, वो योग्य है। यदि मान लो किसी की 3 संतान है, 1 2 3 ऐसे हुई है, जुड़वा नहीं हुई है, और यदि वो एक संतान किसी को गोद दे देता है, तो फिर उसकी संतानों की जो संख्या है वो 2 मानी जाएगी, तो वो चुनाव के लिए योग्य होगा। आगे, यदि उसे सक्षम न्यायालय के द्वारा ऐसी किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया जिसमें नगर पालिका की संपत्ति या निधि के दुरुपयोग का या गबन शामिल हो। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, तो नगर पालिका की संपत्ति या निधि के दुर्विनियोग या गबन करने से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया। ये किस धारा में उल्लेख है? धारा 24 में उल्लेख है। तो ये ध्यान रखें कि नगर पालिका की संपत्ति या निधि, इसका यदि दुरुपयोग किया है या गबन किया है तो वो भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। यदि उसके विरुद्ध 2 से अधिक वर्षों में कोई भी नगर पालिका की देय बकाया हो, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की नगर पालिका की देय बकाया है और उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन वसूली के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, तो वो भी ये चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। तो ये इतनी सारी जो है अयोग्यता दे रखी है। ये आप एक बात दोबारा इसको वीडियो को देखें, जब तक आप वीडियो को 2 से 3 बार नहीं देखोगे
तब तक ये अधिनियम समझ में नहीं आएगा। अगली धारा है धारा 25 मतदान का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को जो किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्री करते हैं, यानी इसका नामांकन है, उसमें वोटर आईडी वहां की बनी हुई है, उस वार्ड में मत देने का हक होगा। कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में किसी भी वार्ड में मत नहीं देगा, किसी भी वार्ड में मत नहीं देगा यदि वो धारा 14, अपने धारा 14 पढ़ी थी, उस धारा 14 के निर्देश निहिताओं में से किसी भी अधीन है। यानी धारा जो 14 है वो वोट देने के अयोग्यता के बारे में उल्लेख करती है, धारा 14, ठीक है ना। तो इस धारा 14 में जो जो अयोग्यता दे रखी है उसमें से भी कोई भी अयोग्यता है तो उसको मतदान का अधिकार नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में एक से अधिक वार्डों से मतदान नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, वो कौन सी धारा जिसमें व्यक्ति एक से अधिक वार्डों से मतदान नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता, तो वो है धारा 25। धारा 25 कहती है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में मतदान नहीं करेगा, भले ही एक से अधिक वार्डों में मतदान करता है तो सभी वार्डों में मत को शून्य माना जाएगा, भले ही वो एक से अधिक वार्डों में मतदान कर दे। यदि उसने 2 या 3 वार्डों में मतदान कर दिया तो फिर उसका जो एक वार्ड में मतदान करने का अधिकार है वो भी शून्य हो जाएगा, मतलब उसके सारे मत शून्य हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, उनके सारे मत शून्य हो जाएंगे एक से अधिक वार्ड में मतदान करने से। कोई भी व्यक्ति एक ही वार्ड में एक से अधिक बार इस बात के होते हुए भी मत नहीं देगा, उसका नाम उसकी निर्वाचन नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्री करते हैं और यदि वह ऐसे मत देता है तो उसके सभी मत शून्य हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसे बहुत लोग होते हैं, जैसे मान लो ए वार्ड है, ये बी वार्ड है और सी वार्ड है। अब मान लो ये एक्स व्यक्ति है, इसका ए वार्ड में भी मकान है, बी वार्ड में भी मकान है और सी वार्ड में भी मकान है। ए वार्ड में भी इसका नाम है, बी में भी है और सी में भी है, तो ये तीनों में मतदान देने के लिए योग्य नहीं होगा। उसको पहले निश्चित करना होगा कि वो मत कहाँ देना चाहता है। यदि वो बी वार्ड में मत देगा तो ए और सी में देने के लिए अयोग्य है। यदि वो ए में देगा तो बी सी में नहीं दे सकता, बी सी में देगा तो ए बी में नहीं दे सकता। तो यदि वो ऐसा करता है कि यहाँ भी मत दे के आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, तो इसके सारे जो मत है ए बी सी ये सारे शून्य घोषित कर दिए जाएंगे, सभी मत शून्य हो जाएंगे। ये लाइन कह रही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें 2 नियम है, एक कि एक व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में मतदान नहीं करेगा, ठीक है, तो वो सारे मत शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि उसका मकान नहीं भी है, ये ऊपर वाली जो लाइन है ये वाली, ये कह रही है आपने एक से अधिक वार्डों में ऐसे ही मत कर दिया तो भी वो शून्य हो जाएगा। और भले आपका मकान नहीं, सॉरी, ये जो निर्वाचक नामावली है ये एक से अधिक वार्डों में आपका नाम है और एक से अधिक वार्डों में नाम है, फिर उसके बावजूद यदि आप एक से अधिक वार्ड में आप मतदान कर रहे हैं तो उसको भी शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी आपका भले मकान हो, चाहे नाम निर्वाचन नामावली में नाम हो ए बी सी डी कितने भी हो, आपको मत एक में ही करना होगा। अगली धारा 26 निर्वाचन में मत देने की रीति। अब मत कैसे दिया जाएगा? ऐसे प्रत्येक निर्वाचन में जिसमें मतदान होता है मत पत्र द्वारा ऐसी रीति से मत दिए जाएंगे जैसी निर्धारित की जाए और कोई भी मत प्रॉक्सी के माध्यम से नहीं दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी किसी व्यक्ति, यदि मान लो कोई व्यक्ति नहीं आ पा रहा है, आने में असक्षम है या कोई बाहर है, तो प्रॉक्सी यानी उसके द्वारा कोई व्यक्ति जो नियुक्त किया गया है वो आके मतदान नहीं करेगा, यानी उसको स्वयं वो हाजिर होकर मतदान करना होगा, दूसरे के जरिए वो मतदान नहीं कर सकता। ये कहा गया है धारा 26 में। प्रत्येक निर्वाचन का एक मत होगा, प्रत्येक निर्वाचन का क्या होगा? एक मत, यानी एक व्यक्ति एक मत। यदि कोई निर्वाचक एक से अधिक उम्मीदवारों को मत देता है, यदि तो मतों की गणना के समय उसके दिए गए सभी मत शून्य मानकर नामंजूर कर दिए जाएंगे। यदि मान लीजिए ए बी और सी ये 3 लोग खड़े हैं चुनाव लड़ने के लिए और कोई एक्स व्यक्ति है, ए को भी देता है, बी को भी देता है और सी को भी देता है, तो इसके जो सारे मत है वो शून्य घोषित कर दिए जाएंगे। यानी एक व्यक्ति एक मत और एक ही व्यक्ति को देगा, ये धारा 26 कह रही है। धारा 27 है वो है आकस्मिक रिक्तियों किस प्रकार भरी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। धारा 26, जब किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु, ये ध्यान रखें, शब्दों का ध्यान रखें, निर्वाचित सदस्य की मृत्यु हुई
परित्याग हुआ या हटाया गया से कोई रिक्ति होती है तो आरक्षित वर्ग के सदस्य के रिक्त स्थान को उसी वर्ग के सदस्य से भरी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी समझते हैं। ये धारा कह रही है कि निर्वाचित सदस्य है उसकी मृत्यु, परित्याग या हटाया गया, आरक्षित वर्ग यानी जिसमें आरक्षण मिला हुआ है। यदि मान लीजिए कोई वार्ड में ओबीसी व्यक्ति है, ओबीसी या एससी है या एसटी है, यदि मान लो ओबीसी की मृत्यु हो गई या परित्याग कर दिया या उसको पद से हटा दिया गया, तो वहां उस स्थान पे ओबीसी व्यक्ति को ही चुनाव लड़वा के उसकी रिक्ति को भरा जाएगा। ये ध्यान रखें। यदि एससी में ऐसा हुआ तो एससी का, एसटी में ऐसा हुआ तो एसटी का ही। ऐसा नहीं है कि दूसरे आरक्षित वर्ग के किसी व्यक्ति को वहां चुनाव लड़ा दिया जाए या उसको नियुक्त किया जाए, ऐसा नहीं होगा। जिस कैटेगरी के व्यक्ति को वहां से हटाया गया है या मृत्यु हुई है या परित्याग हुआ है, उसी कैटेगरी व्यक्ति को उसमें शामिल, उसको नियुक्त किया जाएगा। आगामी निर्वाचन में यदि 6 महीने के भीतर हो रहे हैं तो इस प्रकार कोई रिक्ति की हो जाए तो राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य सरकार निर्देश देगी, ना कि चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग निर्देश नहीं देगा, राज्य सरकार निर्देश देगी। प्रश्न आया भी हुआ है काफी जने उसमें, चुनाव आयोग का पर क्या आए थे, राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग नहीं, राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी कि रिक्त स्थान को अगले सामान्य निर्वाचन तक नहीं भरा जाए। यदि मान लीजिए कहीं चुनाव हुआ है और चुनाव होने के बाद उस व्यक्ति ने 4 वर्ष और 7 माह, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इतना कार्य कर दिया और 5 माह बाकी है, भी 5 वर्ष होने में 5 माह बाकी है, यानी 6 महीने से कम है, और इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, परित्याग हो जाता है या हटा दिया जाता है, तो जो ये व्यक्ति है और वहां जो जो पद है वो पद खाली हो गया, वहां का पद, तो वहां का पद खाली होने से अब राज्य सरकार ये निर्देश दे सकेगी कि इसको 5 माह तक खाली रखा जाए और फिर वापिस जब सभी एक साथ जब चुनाव होंगे तो चुनाव में उस पद को भरा जाए। ये लाइन कह रही है, वापिस पढ़ लें। यदि 6 महीने के भीतर भीतर हो तो इस प्रकार की कोई रिक्ति हो जाए तो राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी रिक्त स्थान के अगले सामान्य निर्वाचन तक नहीं भरा जाए, यानी जब तक वो अगला चुनाव नहीं आ जाता तब तक उसको नहीं भरा जाएगा। वो 5 माह हो, 5.5 माह हो, यानी 6 महीने से कम का हो तो वो 6 महीने तक वो पद खाली रहेगा और फिर जब सामान्य निर्वाचन होगा तो सामान्य निर्वाचन उस पद को भरा जाएगा। ये धारा 27 में कहा गया है। धारा 28 निर्वाचन अपराध, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ये धारा 28 का क्लॉज है, ये ध्यान रखें। धारा 28(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, वेरी इंपॉर्टेंट। ये धारा 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 134 बी, 135, 135 क, 135 ख, 135 ग, 136 के उपबंधन इस प्रभावी होंगे। कैसे होंगे? कोई उम्मीदवार जो स्वयं या अपने प्रस्ताव के माध्यम से निर्वाचन में निर्वाचित होने के आशय से अपने नाम निर्देश पत्र या अपने शपथ पत्र या किसी कथन या किसी घोषणा में जिसे रिटर्निंग अधिकारी, वेरी इंपॉर्टेंट, के समक्ष नाम निर्देश पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। जी, यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव लड़ने के लिए ये रिटर्निंग अधिकारी है, इसके सामने जो भी चुनाव के लिए आपका बायोडाटा मांगा गया है वो रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। ये कहा जा रहा है। अब यदि किसी सूचना के बारे में जानते हुए मिथ्या सूचना देता है, यानी जो सूचना मांगी गई है और वो उसके पास सूचना नहीं है या वो सूचना को छुपा रहा है, यानी मिथ्या सूचना देता है, यानी गलत सूचना दे रहा है, या कोई सूचना मिथ्या सूचना देता है या कोई सूचना छुपाता है, यानी गलत सूचना देता है या सूचना छुपाता है, तो ऐसे 6 मास तक कारावास या जुर्माने से तो दोनों से दंडनीय होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। यहाँ 6 माह का कारावास दे रखा है। चुनाव लड़ने के लिए जो जो सूचना मांगी गई है वो सूचना यदि वो छुपा रहा है तो उसको 6 मास का कारावास होगा और या जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है, या जुर्माने का उल्लेख नहीं किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उल्लेख नहीं किया गया है। यदि प्रश्न बन जाए और प्रश्न आ जाए और उसमें उल्लेख हो जुर्माने का
तो आप ध्यान रखें, वो आंसर आपको नहीं करना है, यदि उल्लेख है तो, क्योंकि यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है, सिर्फ जुर्माना लिखा हुआ है। अब वो जुर्माना कितना होगा वो उस अपराध के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि 6 माह का कारावास